कैसे हैं बच्चों? जय हिंद। मैं आपका बाबा सर और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने छोटे से YouTube चैनल सिकंदरा पाठशाला पर। तो चलिए, जिस प्रकार की कहानी हम लोगों की ख़त्म हुई थी वहाँ से हम लोग अपनी कहानी को शुरू करते हैं। जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था वहाँ से अपनी पढ़ाई को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। आशा करता हूँ मैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे, है ना। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा कमेंट को साइड में करते हुए सीधा पढ़ाई पे ध्यान देते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है। आप सभी लोगों का कमेंट मुझे मिल रहा है ना, तो उसे बाद में देखते हैं। फिलहाल हम लोग पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था लैंगिक अलैंगिक जनन के बारे में। आप लोग, आई होप आप लोगों ने वो वीडियो को देख लिया होगा और आज हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो कृपया कर जाकर पहले उस वीडियो को देखें, फिर इस वीडियो पर आए, है ना। चलिए शुरू करते हैं, पढ़ाई स्टार्ट किया जाए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये सेकेंड क्लास आप लोगों को चल रहा है, पहला क्लास हो चुका है और यहाँ पर केवल और केवल करवाया जाएगा VVI क्वेश्चंस। केवल और केवल VVI क्वेश्चन करवाया जाएगा और सभी क्वेश्चन इतनी ज़्यादा अच्छे होंगे, इतने बढ़िया होंगे कि इसका कोई क्या बोलते हैं, तोड़ नहीं है। मैं अक्सर कहता हूँ, ठीक है, मैं अक्सर कहता हूँ आपको पता होना चाहिए, आप बिहार के इस मिट्टी के लाल हो, आप जमुई के इस मिट्टी के लाल हो। और हमारे जमुई के बच्चे, हमारे बिहार के बच्चे जब बॉर्डर पे युद्ध करने जाते हैं तो उनकी माँ उनसे कहती है, मेरे पुत्र मुझको तो वचन दे मात्र एक, रणभूमि दूत की तू लाज को बचाएगा, तेरे पूर्वजों ने जो इतिहास लिखा है इतिहास लाडले क्या तू भी दोहराएगा। तो पता है बच्चा क्या जवाब देता है? बच्चा बोलता है, इंच इंच कट जाऊँ, बोटी बोटी बट जाऊँ, लाडला न पुरखों के नाक को कटाएगा, या तो ये तिरंगा मैं लपेट घर आऊंगा माँ, या तो ये तिरंगा सीमा पार लहराएगा। तो आप उस मिट्टी के लाल हो, आप उस मिट्टी के रहने वाले हो। जब वो एक फौज बन के अपने देश की हिफाजत कर रहे हैं तो क्या आप अपने माता पिता के खुशी के लिए, आप अपने भाई बहन की खुशी के लिए, आप अपने गुरुजन की खुशी के लिए आप पढ़ाई करके एक अच्छा नंबर नहीं ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। आप लोगों में वो क्वालिटी है कि आप वो ला सकते हैं। सिर्फ पढ़ने के लिए एक डिसिप्लिन चाहिए और वो डिसिप्लिन आप लोगों के अंदर बहुत कूट कूट के भरा है। बहुत अच्छे हैं आप लोग, सिर्फ पढ़ने पर थोड़ा ध्यान दीजिए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने कहानी को आगे बढ़ाते हैं, है ना। गुड मॉर्निंग सभी को एक बार फिर से। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कमेंट को नहीं पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि अभी मेन फोकस है पढ़ाई, है ना। जिस दिन मैं कमेंट करने के लिए बोलूँगा वो दिन आप लोग पक्का कमेंट करना। मैं बोलूँगा खुद कि आप लोग मुझे अब कमेंट करो, मैं आपका एक एक कमेंट का जवाब दूंगा। फिलहाल पढ़ाई, है ना भाई। चलिए तो चलिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने ये वाला जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक था हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया था, लैंगिक अलैंगिक जनन में अंतर, अब बहुत अच्छी तरीका से। पिछला वीडियो आप जाके देख सकते हैं, है ना, प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। अगला हम लोगों का टॉपिक होगा ये जी, बाह्य निषेचन तथा अंतः निषेचन को उदाहरण के साथ समझाएं। बाह्य निषेचन कहते किसको हैं, अंतः निषेचन कहते किसको हैं, उदाहरण के साथ समझाना है, ठीक है। तो सुनिए, हम इससे पहले ये समझते हैं कि निषेचन किसे कहते हैं। निषेचन कहते किसको है? निषेचन कहते किसको हैं? तो निषेचन कहते किसको हैं? तो हम लोगों को पता है कि बउआ पुरुष युग्मक होता है शुक्राणु और मादा युग्मक होता है अंडाणु। पुरुष युग्मक होता है शुक्राणु और मादा युग्मक होता है अंडाणु। तो शुक्राणु का अंडाणु से मिलना क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? निषेचन। और इसके फलस्वरूप बनता है क्या चीज? युग्मनज। युग्मनज क्या बनता है? युग्मनज बनता है। यानी कि हम बोल सकते हैं शुक्राणु का अंडाणु से मिलना ही निषेचन कहलाता है और निषेचन क्रिया के फलस्वरूप बनता है क्या चीज?
युग्मनज। कंप्लीट है मेरे बच्चे। और साथ ही समझिएगा कि निषेचन जो होता है दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अंतःनिषेचन और दूसरा होता है बाह्य निषेचन। पहला होता है अंतःनिषेचन और दूसरा होता है बाह्य निषेचन। यानी कि शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को अंतःनिषेचन कहते हैं और शरीर के बाहर किसी दूसरे वातावरण में होने वाले निषेचन को बाह्य निषेचन कहते हैं। बात समझ में आ गया यहाँ तक? यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर है? किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है? तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। आते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, बोल रहा है बाह्य निषेचन और अंतःनिषेचन का परिभाषा देना है। बाह्य निषेचन, जब निषेचन की क्रिया किसी शरीर से बाहर अर्थात बाहरी माध्यम में होता है तो उसे क्या बोलते हैं? बाह्य निषेचन कहते हैं मेरे बच्चे। और उदाहरण है मछली। क्या है? मछली। और अंतःनिषेचन, जब निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अंतःनिषेचन कहते हैं। उदाहरण है मानव। बस समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 2 नंबरिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको ध्यान से पढ़िए और साथ ही साथ मेरे साथ दोहराते हुए चलिए, है ना, समझते चलिए, चीज़ों को क्या कीजिए? कंप्लीट कीजिए। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है? आगे चलते हैं तो आगे क्वेश्चन आता है अंडप्रजक और जरायुज। अंडप्रजक और जरायुज। आपको जान के हैरानी होगी कि इस बार जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था, ठीक है? अंडप्रजक और जरायुज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से एकदम इसको देखिएगा, है ना? तो देखिए, अंडप्रजक क्या होता है, जरायुज क्या होता है, ध्यान से समझिए। देखिए, अगर हम बात करें अंडप्रजक की और हम बात करें जरायुज की, अंडप्रजक और जरायुज दो टॉपिक है, दोनों की बात अगर करें तो वैसे जीव जो अंडा देते हैं, वैसे जीव जो अंडा देते हैं उसे हम अंडप्रजक कहते हैं। वैसे जीव जो अंडा देते हैं उसे क्या कहेंगे? अंडप्रजक। और जरायुज, वैसे जीव जो सजीव संतान की उत्पत्ति करते हैं यानी कि बच्चा देते हैं, ठीक है? सजीव संतान की उत्पत्ति करते हैं यानी कि क्या देते हैं? बच्चा देते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? जरायुज। अंडप्रजक में आपका आ जाएगा चिड़िया, ठीक है? चिड़िया, सांप ईटीसी। इसमें आ जाएगा मानव, गाय ईटीसी। यानी कि जो अंडा देगा वो अंडप्रजक और जो बच्चे को जन्म देगा उसे हम लोग बोलेंगे सजीव प्रजक। कंप्लीट है? चलिए, अगर ये कंप्लीट है तो अगले टॉपिक पे आते हैं हम लोग और इसको ध्यान से समझते हैं। ये तो ऐसे पुंकेसर का चित्र है। देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है जेम्यूल को परिभाषित करें। अगर इस पॉइंट पर ध्यान दें आप तो आपको पता चलेगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन इसको हम बोल सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेम्यूल्स कहते किसको है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, किसे कहते हैं जेम्यूल्स? ध्यान से। बोल रहा है स्पंज, जो किस संघ का जीव है? पोरीफेरा संघ का जीव है। आपसे ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है कि स्पंज किस संघ का जीव है, तो क्या बोलिएगा? पोरीफेरा संघ का जीव है। स्पंज में अलैंगिक जनन हेतु अंतःमुकुलन होता है। कैसा होता है? अंतःमुकुलन होता है। जो जेम्यूलस के अंतःभित्ति पर मुकुल निर्माण द्वारा क्या होते हैं? संपन्न होते हैं। इसी अंतःमुकुलन को, ठीक है, क्या कहते हैं? जेम्यूल्स कहते हैं। इसी अंतःमुकुलन को क्या कहते हैं? जेम्यूल कहते हैं। बहुत आसान है, आप इसको देखकर लिख सकते हैं और इसको याद भी कर सकते हैं। याद करते हुए ही चलिएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा फास्ट रहेंगे। अगला अगर ध्यान देंगे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन अगला बोल रहा है स्त्री केसर और पुंकेसर का नामांकित चित्र बनाएं। स्त्री केसर किसे कहते हैं और पुंकेसर किसे कहते हैं और इसका क्या बनाना है? चित्र बनाना है, ठीक है? तो इसको ध्यान से समझते हुए चलेंगे हम लोग जानते हैं कि एक फूल के 4 चक्र होते हैं। एक फूल के कितने चक्र होते हैं? 4। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयान। एक फूल के कितने चक्र होंगे? 4 चक्र। फूल का पहला चक्र
जो कली के समय फूलों का हिफाजत करता है बाह्य दल कहलाता है। बाह्य दल तो एक होता नहीं है, बहुत सारा होता है, तो उसके समूह को हम लोग बाह्य दल पुंज कहते हैं। फूल का दूसरा चक्र जो रंगीन होता है, सुगंधित होता है, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे हम लोग दल कहते हैं। क्या कहते हैं? दल। अब फूल का तीसरा चक्र जो पुरुष जनन तंत्र की तरह कार्य करता है वो कहलाता है क्या चीज? पुंकेसर या पुमंग। और चौथा चक्र कहलाता है जयांग या स्त्री केसर, है ना। चलिए एक एक करके देखते हैं। पुंकेसर की परिभाषा जो है इस प्रकार है, बोला पुंकेसर पुष्प का नर जनन भाग है। कैसा जनन भाग है? नर जनन भाग है। ठीक है, बोल रहा है तथा पुष्प में सभी पुंकेसरों के समूह को पुमंग कहते हैं। सब पुंकेसर मिलकर क्या बनाता है? पुमंग बनाता है। सब पुंकेसर मिलकर क्या बनाता है? पुमंग बनाता है। वहीं अगर स्त्री केसर की बात करें तो बोला स्त्री केसर पुष्प का मादा भाग है। स्त्री केसर फूल का क्या भाग है? मादा भाग है। अब बोला तथा पुष्प के सभी स्त्री केसर मिलकर क्या बनाते हैं? जयांग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जयांग। इसको एक बार ऐसे समझ लीजिए, ऐसे समझ लीजिए। पुष्प की अगर हम बात करें, पुष्प यानी कि फूल, तो एक फूल के 4 चक्र होते हैं। एक प्रारूपी पुष्प के कितने चक्र होते हैं? 4। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो चक्र है ये कहलाता है बाह्य दल। फूल का बाहरी चक्र जो हरे रंग का होता है उसे क्या बोलते हैं? बाह्य दल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाह्य दल। ठीक है, और ये एक तो नहीं होता, बहुत सारा होता है, तो इसके समूह को हम लोग बोलते हैं बाह्य दल पुंज। क्या बोलते हैं? बाह्य दल पुंज। फिर फूल का दूसरा चक्र जो रंगीन होता है, कैसा होता है? रंगीन, उसको बोलते हैं दल। क्या बोलते हैं? दल। ये भी बहुत सारे होते हैं, ये समूह में होते हैं, तो इसके समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? दल पुंज। क्या बोलते हैं? दल पुंज। फूल का दूसरा चक्र जो रंगीन होता है, बहुत सारे समूह में होता है, इसके एक भाग को दल, इसके समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? दल पुंज कहते हैं, है ना। फिर अगला क्या आता है बाबू? अगला आता है कि फूल में तीसरा चक्र है। फूल में तीसरा चक्र है जो पुरुष जनन तंत्र की तरह कार्य करता है, इसे हम लोग बोलते हैं पुमंग। क्या बोलते हैं? पुमंग। अब पुमंग जिससे मिलकर बना होता है, पुमंग का प्रत्येक भाग को कहते हैं हम लोग पुंकेसर। पुंकेसर क्या कहलाता है? पुंकेसर। फूल का चौथा चक्र कहलाता है जयांग। क्या कहलाता है? जयांग। ये पुरुष भाग होता है और जयांग क्या होता है? स्त्री भाग होती है। क्या होती है? स्त्री भाग। और फूल का चौथा चक्र जयांग कहलाता है, और जयांग जिससे मिलकर बना होता है उसे हम लोग बोलते हैं स्त्री केसर। क्या कहते हैं? स्त्री केसर। तो टोटल मिला के कहानी ये हुआ कि फूल के 4 चक्र होते हैं, बाह्य दल, दल, पुमंग और जयांग। बाह्य दल, दल, पुमंग और जयांग। टोटल मिला कितने चक्र हो गए? 4 चक्र हो गए। कंप्लीट है यहाँ तक। अगर आगे देखेंगे हम देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट है। अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो आप बता सकते हो, कोई दो राय इसमें नहीं है। आगे चलते हैं अगर, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है अगला में। आगे एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन जो हम लोगों का है ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। अच्छा, ऐसा कभी कभी ऐसा होता है ना कि बोर्ड एग्जाम ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि उम्मीद ना हो पर क्वेश्चन पूछता है, तो आपको उस उम्मीद के साथ चलना है और देखते चलना है कि यार क्वेश्चन कैसा आ रहा है। कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होता भाई, आराम से पास कर जाओगे, लेकिन ध्यान दोगे तो, है ना। चलो तो आते हैं इस पर। अगर हम बात करें, क्वेश्चन है वायु परागित पुष्पों में पाए जाने वाले अनुकूलन को लिखें। अनुकूलन का शब्द जब भी आए तो आप एक बात समझो कि वायु परागित पुष्प होंगे कैसे, वो किस प्रकार के अपने जीवन शैली को जीते होंगे, वो कैसे हैं, ये सभी चीज़ों के बारे में आपको जानना है। बस समझ में आई। अगर यहाँ पर आप देखो, तो बोल रहा है वायु परागित पुष्पों में पाए जाने वाले अनुकूलन निम्नलिखित हैं। कौन कौन सा अनुकूलन होता है? तो वायु परागित है, यानी कि परागन की क्रिया जो हो रही है वायु द्वारा हो रही है।
माइंड में रखिए। वायु परागित मतलब परागण की क्रिया वायु द्वारा, जल परागित परागण की क्रिया जल द्वारा, कीट परागित परागण की क्रिया कीट द्वारा, है ना। ये सभी चीज को आपको ध्यान में रखना। जल परागित परागण की क्रिया जल द्वारा, वायु परागित तो वायु द्वारा। तो अब वायु द्वारा वायु उड़ा के ले जाएगा तो उसमें परागकण बहुत ज्यादा मात्रा में बनता है, बस समझ में आया, और बर्बाद भी बहुत ज्यादा होता है। दूसरी बात, वायु द्वारा हो रहा है मतलब कीट उस पर नहीं बैठेगा, है ना। इन सभी वो आकर्षक नहीं दिखेंगे, है ना। इन सभी चीजों के बारे में आपको जानना चाहिए और बिल्कुल ध्यान से, एकदम बेसिक तरीके से ध्यान दीजिए, बिल्कुल ध्यान से समझ में आएगा। देखिए बोला ऐसे पुष्प रंगहीन तथा असुगंधित होते हैं, ना तो ये चकटकदार होते हैं, ना इनमें किसी भी प्रकार का सुगंध होता है, रंगहीन होता है और सुगंधित होते हैं। अगला बोला ऐसे पुष्पों में परागकण अधिक संख्या में बनते हैं। परागकण क्या होते हैं, बहुत ही अधिक संख्या में बनता है इसमें, है ना, क्योंकि बर्बाद भी तो ज्यादा होता है। अगला, ऐसे पुष्प में वर्तिकाग्र बालनुमा होते हैं। कैसे होते हैं, बालनुमा, क्योंकि परागकण को मजबूती से क्या हो सके, वो पकड़ सके, है ना, उड़ता हो जाता है ना, पकड़ सके। अगला, इनमें पराग हल्का तथा उड़ने वाली संरचना युक्त होती है। अब पराग कैसे होंगे, इसके परागकण हल्का होंगे और हवाओं के तेज बहाव में ये क्या हो सकते हैं, उड़ सकते हैं, ऐसे होंगे, है ना। कंप्लीट है यहां तक। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपको ये वाला भी समझ में आ ही गया होगा, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। अगला है गीटोनोगेमी को परिभाषित करें। गीटोनोगेमी की परिभाषित करें। देखिए आपको एक बात बता देते हैं, गीटोनोगेमी अनुवांशिक रूप से स्वपरागन होता है, पर इसकी क्रिया परपरागन जैसी होती है। क्वेश्चन पूछता है गीटोनोगेमी अनुवांशिक रूप से कैसा परागन है, तो स्वपरागन, पर इसका स्वभाव कैसा है, परपरागन का। माइंड में रखिएगा, गीटोनोगेमी अनुवांशिक रूप से क्या है, तो स्वपरागन है, पर इसका स्वभाव जो है ना वो कैसा होता है, परपरागन वाला होता है। कैसा होता है, परपरागन वाला होता है। देखिएगा बोल रहा है परपरागन का वह प्रकार, माइंड में एकदम ध्यान से देखिए, ध्यान से एकदम, है ना। बोल रहा है क्या, परपरागन का वह प्रकार जिसमें परागकण का स्थानांतरण, परागकण का स्थानांतरण यानी परागकणों का एक जगह से दूसरे जगह जाना, ठीक है, समान पौधे के दो पुष्पों के बीच होता है। पौधे क्या होने चाहिए, समान, समान पौधे के दो पुष्पों के बीच होता है, एवं होता है, उसे ये क्या बोलते हैं, गीटोनोगेमी। समान पुष्पों के दो फूलों के बीच होता है, उसे क्या कहते हैं, गीटोनोगेमी। एवं गीटोनोगेमी अनुवांशिक रूप से स्वपरागन है, परंतु क्रियात्मक रूप से वो क्या होते हैं, परपरागन। अभी हम बताएं, आपसे क्वेश्चन पूछेगा गीटोनोगेमी अनुवांशिक रूप से क्या है, तो बोलिएगा स्वपरागन, क्रियात्मक रूप से क्या है, तो बोलिएगा परपरागन। कंप्लीट है कंप्लीट या नहीं, हमको लगता है ये आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से सुनिए, बोल रहा है परपरागन का वह प्रकार जिसमें परागकण का स्थानांतरण समान पौधे के दो पुष्पों के बीच होता है एवं होता है, उसे क्या कहते हैं, गीटोनोगेमी। ये अनुवांशिक रूप से स्वपरागन, परंतु क्रियात्मक रूप से क्या होते हैं, परपरागन होते हैं। कंप्लीट, आगे चलते हैं। देखिए निम्नलिखित की परिभाषा करें, प्रोटेंडी, प्रोटोगैनी और हरकोगेमी। ये जो क्वेश्चन है इसको हम नोट्स के साथ आपको समझाएंगे। अभी कल से ही हर चैप्टर का वन शॉट आएगा आपका, उसमें ये आपको हम समझाएंगे, है ना। इसके लिए कुछ आपको समझाना पड़ेगा, तो उसके लिए, है ना, अभी हम ये आगे बढ़ते हैं इसको स्किप करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है हरकोगेमी उन्मिल परागिनी पुष्प तथा अनुमिल्य पुष्प में होने वाले परागन में अंतर स्पष्ट करें। दो प्रकार के पुष्प हैं, क्वेश्चन जो पूछा है दो प्रकार के पुष्प हैं, पहला है अनुमिल, दूसरा है उन्मिल, दूसरा है अनुमिल। पहला है उन्मिल, दूसरा है अनुमिल, और दोनों में बोल रहा है अंतर निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए बोल रहा है, अंतर। अनुमिल में और उन्मिल में दोनों में बोल रहा है क्या निकालने के लिए, आपको अंतर निकालने के लिए। कैसे अंतर निकालेंगे, पहला
वैसे पुष्प जो खिलते हैं उन्हें उन्मिल परागी पुष्प कहते हैं, और वैसे पुष्प जो बंद रहते हैं उसे अनुमिल परागी पुष्प कहते हैं। जो पुष्प कली के बाद खिल जाए उसे उन्मिल, और जो ना खिले उसी अवस्था में बंद ही रहे उसे बोलेंगे अनुमिल। बात समझ में आ गया? कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। जो पुष्प खिलेंगे वो उन्मिल होंगे, और जो पुष्प नहीं खिलेंगे उसे बोलेंगे अनुमिल। कंप्लीट है? दूसरा चीज, जब ये खिलेगा ही नहीं, जब ये खिलेगा ही नहीं तो इसका परागकण इसी के अंदर गिर जाएगा। बस समझिएगा, जब ये नहीं खिलेगा तो इसका परागकण क्या होगा? इसी के अंदर गिर जाएगा। जब ये गिर जाएगा तो इसमें कौन सा परागन होगा? स्वपरागन होगा। और जब ये खिलेगा तो कीड़ा बैठेगा, हवा के संपर्क में आएगा, पानी के संपर्क में आएगा, तो इसका दूसरा परागकण भी उड़ के इसमें जाएगा, और इसका भी परागकण उड़ के किसी दूसरे पुष्प में जाएगा। तो उसे हम लोग कौन सा होगा? पर परागन। इसमें स्वपरागन, इसमें पर परागन। कंप्लीट है? कोई तरह की दिक्कत नहीं है ना? आगे चलते हैं। अगर अगला क्वेश्चन आता है सर विभूषण, और मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको बोलेंगे टीटीआई। टीटीआई मतलब ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, विभूषण कहते किसको है? तो देखिए, पुष्पों में एक समय में या तो पुमंग परिपक्व होता है या जयांग होता है, या कभी कभी दोनों हो जाता है एक बार में परिपक्व। तो इसकी जो कहानी है वो रहा द्विलिंगी पुष्प। द्विलिंगी मतलब नर और मादा दोनों लिंग मौजूद है पुष्प। पुमंग भी परिपक्व हो चुका है और जयांग भी उसमें परिपक्व है। वो रहा द्विलिंगी पुष्पों के परागकोश के परिपक्व होने से पूर्व, मतलब जो परागकोश है जिसमें परागकण बन रहा है उसके परिपक्व होने से पूर्व ही उसे चिमटे के सहायता से नोच के उखाड़ दिया जाता है और उसे एक लिंगी पुष्प बना दिया जाता है। ठीक है, परिपक्व होने से पूर्व उसे काट कर एक लिंगी पुष्प बनाने की क्रिया ही क्या कहलाती है? विभूषण कहलाती है। द्विलिंगी पुष्प के परागकोश से उसको काट कर अलग कर लेंगे, उसको क्या बना देंगे? एक लिंगी पुष्प। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? विभूषण बोलेंगे। अब विभूषण परागकण क्या करता है? पर परागन को रोकने के लिए विभूषण इसलिए क्या जाता है कि स्वपरागन ना हो। बुरा परागन स्वपरागन को रोकने के लिए विभूषण क्रिया किया जाता है। स्वपरागन को रोकने के लिए कौन सा प्रक्रिया किया जाता है? विभूषण प्रक्रिया किया जाता है। कंप्लीट है यहां तक? एक क्वेश्चन और, अगला है यहां पर मेरे से कुछ गलती हो गया था, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है परागन क्या है? कुछ परागी कारकों के उदाहरण दे। बोला परागन कहते किसको है? परागन कहते किसको है? तो देखिएगा सर, होता है क्या? फूल में परागकण बनते हैं, तो एक फूल के परागकण का उस फूल से निकलकर या अपने पौधे के फूल दूसरे फूल में या अपने ही वर्तिकाग्र में या दूसरे पौधे में गिरने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? परागन कहलाती है। बोल रहा है परागकोश से परागकणों का निकलकर पुष्पों के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागन, ठीक है, परागन कहलाती है। क्या कहलाती है? परागन कहलाती है। बोल रहा है परागन परागनी कारकों द्वारा होने वाले निम्नलिखित, ये तो अभी हम बाद में बताएंगे। ठीक है, ऐसे समझिएगा। अपने फूल के, ठीक है, अपने फूल के परागकोश से निकलकर दूसरे फूल के वर्तिकाग्र में गिरने की प्रक्रिया ही परागन कहलाती है। 2 प्रकार की होती है, स्वपरागन और परपरागन, है ना। अपने फूल में गिर जाए या अपने पौधे के दूसरे फूल में गिर जाए तो स्वपरागन, किसी और फूल पौधे के फूल में गिरे तो परपरागन, है ना। क्या क्या कारक हो सकते हैं? तो जैविक कारक होते हैं जिसमें मधुमक्खी, चमगादड़, पक्षी, चींटी, है ना, चींटी ईटीसी आता है। और दूसरा है अजैविक कारक। अजैविक में वायु, जल, ये सबको रखा गया है। तो परागन के 2 कारक हैं, एक जैविक कारक है, एक अजैविक कारक है। जैविक कारक में मधुमक्खी को रखा गया, चमगादड़ को, पक्षी को। अजैविक में वायु को और जल को रखा गया है। यही है परागन के 2 कारक। कंप्लीट यहां तक, है ना।
उम्मीद करते हैं ये पूरा आपको समझ में आया होगा, इतना आप लोग याद करके आएंगे। कल इसके आगे का टॉपिक आपको दिया जाएगा।